ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चान होता है। एंड यहाँ पर चान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड रिचेस्ट होता है पूरे चाइना में। यहाँ पर जैसे वो अपने एयरप्लेन से बाहर निकलता है सभी के सभी गार्ड्स उसे ग्रीट करने लगते हैं। इतने में उसका असिस्टेंट उसके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आ जाता है कि जितने टाइम से यहाँ पर वो लोग एक लड़की को ढूंढ रहे थे उन्होंने उस लड़की को फाइनली ढूंढ निकाला है एंड उसका नाम सोनिया न्यान है। तो वह यहाँ पर चांद फटाक से उन्हें उसके घर तक लेकर जाने के लिए कहता है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर सोनियान को देखते हैं जो कि घर पर आती है एंड यहाँ पर वो बच्चे के हाथ में अपनी मम्मा की नेकलेस को देखती है जिसके साथ में वो छेड़खानी कर रहा होता है। सोनियान उसे बड़े प्यार से कहती है कि वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी है, प्लीज़ वो उसे दे दो। लेकिन यहाँ पर वो बेचा बड़ा बदमाश होता है, वो उसे उस नेकलेस को लौटाने के लिए ना कह देता है। साथ साथ यहाँ पर वो तो उसे सीढ़ियों से धकेल भी देता है एंड कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझे ये चीज़ कोई कैसे छीन सकता। दूसरा हम यहाँ पर अंकल और आंटी को देखते हैं, यानी कि अंकल जो कि सोनियान के डैड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो आंटी होती है वो सोनियान की स्टेप मदर होती है। वो लोग यहाँ पर अपने बेटे एरिक के बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा घर पर यहाँ पर जो एरिक है वो अपनी बहन पर ही चिल्लाया जा रहा था और उसे चढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपने मम्मा डैडा को आता हुआ देखता है वो रोना शुरू कर देता है एंड अपनी मम्मा के पास चला जाता है। आंटी यहाँ पर सोनियान को बड़ा चिल्लाती है। दूसरा यहाँ पर अंकल होते हैं जो कि अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने खुद के भाई को ऐसी चोट पहुंचाने की और नुकसान पहुंचाने की। दूसरा हम यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियाँ को देखते हैं जो कि उसी घर की ओर आ रही होती है एंड इनमें से कोई और नहीं बल्कि हमारा चान ही बाहर निकलता है। फिर बाद में यहाँ पर हम उनकी फैमिली को देखते हैं एंड चान यहाँ पर आकर सोनियान के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर आंटी कहती है कि आखिर तुम इसको क्यों ढूंढ रहे हो, तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि उनका मिलना बड़ा मुश्किल है और हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम से उन्हें ढूंढना ही होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद ज़मीन पर ब्लड को नोटिस करता है और पूछने लगता है कि आखिर ये ब्लड किसका है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे थे। सोनियान उन्हें कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ उल्टा काम नहीं किया, ना ही मैंने अपने छोटे भाई को बुली किया है, और रही बात इसकी तो फिर इसने मेरी मम्मा का पेंडेंट चुरा लिया है जो वो मुझे देने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है एक पेंडेंट के लिए तुम मेरे बेटे को बुली करोगी। सोनियान कहती कि मैं बुली नहीं कर रही, मैं बस उससे अपना पेंडेंट वापस चाहती हूँ, वो चाहे मुझसे कुछ भी ले ले लेकिन वो पेंडेंट मेरी मम्मा की आखिरी निशानी है। यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं लेकिन उसके हाथों में तो कुछ नहीं है। सोनियान कहती कि उसने अपने पॉकेट में रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे वो लोग उसका एक पॉकेट चेक करते हैं उसमें कुछ नहीं होता। सोनियान कहती कि दूसरा पॉकेट चेक करो, लेकिन यहाँ पर आंटी ऐसा करती नहीं है एंड यहाँ पर उसके डैड सोनियान पर चिल्लाने लग जाते हैं। सोनियान कहती है कि उसने मुझे नुकसान पहुँचाया, उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिराया। अंकल उस पर और चिल्लाते हैं, कहते हैं कि 5 साल का बच्चा तुम्हें सीढ़ियों से कैसे गिरा सकता है, अब उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो और उससे माफ़ी मांग लो। सोनियान कहती है माफ़ी, मैं उसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगने वाली हूँ। अंकल कहते कि ठीक है, माफ़ी नहीं मांगनी तो घर छोड़कर चली जाओ। एंड सोनियान यहाँ पर कहते कि हाँ अगर आप यही चाहते हो तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं घर ही छोड़कर चली जाऊँ। एंड यहाँ पर वो अपना पैकिंग करना शुरू करती है जहाँ पर वो बदमाश एरिक जो है उसके सर पर मार देता है जिस वजह से सोनियान को खून आने लगता है। बाद में सोनियान अपने डैडी से कहती है कि देखा ऐसी परवरिश दे रखी है आपने अपने बेटे को और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, अब से मेरा और आपकी फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आंटी झूठ झूठ बोलने लगती है, कहती है कि वो खून नहीं है, वो एक्चुअली मेरे बेटे को पेंटिंग का बड़ा शौक है तो वो पेंट उससे गिर गया था। और रही बात सोनियान की तो हाँ वो वहीं रहा करती थी, लेकिन क्या है आज उसने हमसे झगड़ा किया और वो खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली गई। यहाँ पर चान अपने असिस्टेंट से कहता है कि रात होने से पहले उसे ढूंढ निकालो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सोनियान को देख जो कि अंधेरी रात में अपना बैग लेकर रास्ते पर चल रही थी एंड सामने की कार की लाइट उसकी आंखों पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस फैला देती है जिस वजह से वो थकी हारी बेचारी नीचे गिर जाती है। यहाँ पर उस कार में बैठा होता है चान और उसका असिस्टेंट चान से कहता है कि शायद से सामने कोई स्कैमर है, मैं उससे अभी डील कर कर आता हूँ। फिर वो जाकर उस लड़की को उठाने लगता है, कहता है कि अभी यहाँ से उठो, हमें तुम्हारी चाल पता है, हमें तुम्हें धक्का नहीं मारे, हम तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाले हैं।
लेकिन जैसे यहाँ पर असिस्टेंट उस लड़की का चेहरा देखता है वो भाग कर चान के पास चला जाता है, कहता है कि शायद से वो मैडम सूनियन है। फिर चान भी यहाँ पर बाहर आता है जहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश करता है। सूनियन होश में तो आती है एंड चान की तरफ देखती तो है, लेकिन उसकी आंखें इतनी भर आई थी कि वो उसका शक्ल अच्छे से देख नहीं पा रही थी और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में चान यहाँ पर सूनियन को उठाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है चान को बताने लगते हैं कि सर पर चोट लगने की वजह से उसे जल्द से जल्द क्लीन नहीं किया गया, जिस वजह से इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन के अंदर पहुँच गया। अब उठने के बाद ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसे कुछ याद भी होगा या फिर नहीं। यहाँ पर चान को वो उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। दूसरा डॉक्टर यहाँ पर असिस्टेंट को पूछने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन एंड यहाँ पर मिस्टर चान उसे देख के इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हैं। असिस्टेंट बताने लगता है कि ये मैडम हमारी फ्यूचर होने वाली मैडम है। यहाँ पर डॉक्टर बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि उसे वुमेन में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे तो लगता कि तुम्हारे बॉयज़ के है, लेकिन आज प्रूव हो गया कि नहीं, वो उस लड़की को पसंद करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर धीरे धीरे हमारी सूनियन की नींद खुलने लगती है एंड यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर उसे शॉवर की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमारा चांद शार ले रहा था एंड वो धीरे धीरे उस रेस्ट रूम की ओर जाने लगती है जहाँ पर चांद बाथरूम पहन रहा था। फिर वो उससे सॉरी बोलती है और माफ़ी मांगती है। चांद यहाँ पर बाहर आ जाता है। सूनियन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर चांद उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सूनियन को समझ आ जाता है कि वो वही इंसान है जिसे कल रात को उसकी हेल्प की थी एंड इसके लिए यहाँ पर वो उसे थैंक यू भी कहती है। चांद यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ। सूनियन कहती कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। तब जाकर चांद को यहाँ पर समझ आता है कि शायद से सूनियन को उसकी बचपन की बातें याद नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम घर से क्यों भाग गई थी। सूनियन बताने लगती है कि वो उसकी फैमिली मेम्बर जैसे है ही नहीं एंड वो उसे फैमिली जैसे ट्रीट करती नहीं है। चांद भी यहाँ पर सूनियन से कहता रहता है कि देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक घर दे सकता हूँ। मुझे एक फॉर्चून टेलर ने कहा था कि मेरी शादी कभी हो ही नहीं सकती है, तो मैं उसे गलत प्रूव करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। सूनियन यहाँ पर कहती है कि शादी, मुझे कैसे पता कि तुम अच्छे भी हो या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है कि सूनियन भी उसके लिए एक अनजान इंसान ही है एंड यहाँ पर अनजान इंसान की उसने मदद की है बिना कुछ सोचे समझे, तो वो ज़रूर अच्छा इंसान होगा एंड यहाँ पर वो उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है एंड चांद उसे सीधा लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन पहुँच जाता है एंड फाइनली उनका ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर चांद उसे एज ए गिफ्ट एक मैरिज रिंग देता है एंड यहाँ पर वो रिंग बड़ी एक्सपेंसिव होती है। सूनियन कहते हैं कि इसके बदले हम एक सिंपल सी रिंग ले सकते हैं, लेकिन चांद साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि देखो जितनी बड़ी रिंग दो उतना कम है तुम्हारे लिए। सूनियन यहाँ पर कहती है कि मुझे भी तुम्हें गिफ्ट देना था, लेकिन माफ़ करना मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाई। फिर यहाँ पर चांद से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या गिफ्ट दे सकती हो। सूनियन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि अब मेरे पास पैसे रहे नहीं, मैं पैसे लेकर आई भी नहीं थी एंड यहाँ पर वो उसे ऐसे गिफ्ट एक किस देती है जहाँ पर चांद भी उसे किस बैक करता है एंड चांद को यहाँ पर उसका ये गिफ्ट बड़ा पसंद आता है। फिर इसके बाद में चांद उसे क्रेडिट कार्ड देता है एंड कहता है कि तुम्हारा बर्थ डेट इसका पिन कोड है। यहाँ पर सूनियन उसे लेने से साफ साफ मना कर देती है कि वह तुम्हारे पैसे। चांद कहता है कि मेरे पैसे, अब हमारी शादी हो चुकी है और हम एक फैमिली है, तो जो मेरा है वो तो तुम्हारा भी तो है। यहाँ पर सूनियन कहती है कि देखना मैं फ्यूचर में पैसे अर्न करूँगी, अब मैं तुम्हें बड़ा अच्छा सा एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगी। यहाँ पर चांद उसे कहने लगता है कि याद है तुमने मुझसे घर पर पूछा था कि मैं अच्छा इंसान हूँ या फिर नहीं, लेकिन नहीं, मैं अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे इंटरनेट की रिपोर्ट बताने लगता है जो कि चांद के बारे में जिसे कह रही होती है कि चांद चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा ही खूंखार इंसान है कि उसने अपनी फैमिली को ही खत्म कर दिया है। यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि अरे इससे क्या हुआ, हो सकता है कि मीडिया वाले तुम्हारा बैड साइड देख रहे हो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा एक अच्छा साइड ही हो जो कि मैं डिस्कवर करूँगी। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ है, मैं मेरे डैड को कितना भी समझाना चाहूँ लेकिन उनकी नज़रों में मैं हमेशा गलत ही रहूँगी, वो मेरा अच्छा साइड कभी देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर चांद से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में एंड अभी भी यहाँ पर मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने नहीं दूँगा।
एंड आज से यहाँ पर इनकी इस मैजिकल लव स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पर दो अनजान लोग, यानी कि वो दोनों पहले से जानते तो है लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग एक अनजान है, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं। दोस्त हम यहाँ पर आंटी और अंकल को देखते हैं। आंटी यहाँ पर उस जेड पेंडेंट को लाकर अपने हस्बैंड को बताने लगती है, कहती है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ का है, कहीं सोनिया को पता तो नहीं चल गया ना कि उसकी मम्मा अभी भी जिंदा है। यहाँ पर अंकल बोलने लगते हैं कि शुभ शुभ कहो, मैं कभी नहीं चाहता कि इस लड़की को ये सारी बातें पता चले। आंटी कहने लगती है कि हमें कुछ भी कर कर उसे घर से भगाना ही होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसकी मम अभी भी जिंदा है तो हमारा पर्दाफाश हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर दुनिया वाले हम पे लांछन उठा सकते हैं। यहाँ पर उसके डैड उससे उपाय मांगने लगते हैं। आंटी कहते कि देखो, हम उसकी शादी ना जी के साथ करा देते हैं, इसके बाद में या तो वो उसके साथ मरेगी या तो वो पागल ही हो जाएगी। दोस्त हम यहाँ पर सोनिया को देखते हैं, जिसने ढेर सारा लंच प्रिपेयर किया होता है अपने होने वाले न्यू हस्बैंड के लिए। एंड यहाँ पर इतने में उसे कॉल आ जाता है अपनी स्टेप मदर का, जो उसे माफ़ी मांगने का नाटक कर रही थी। कहती है कि माफ़ करना, वो जेन पेंडेंट तो एरिक के पास ही था एंड वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, तुम आकर उससे वापस ले सकती हो। सोनन कहते कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात उस जेन पेंडेंट की तो वो मेरी मम्मा का है, उसे लेने के लिए मैं अभी की अभी आ रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो खाने का फ़ोटो निकाल कर छान को भेज देती है, ये कहते हुए कि तुम इसे खा लेना, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, मैं अपने घर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। दोस्त हम यहाँ पर छान को देखते हैं, जो अपने बिजनेस टैक्टिक्स को अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहा होता है। एंड यहाँ पर इतने में उसे टेक्स्ट आ जाता है अपनी लवली वाइफ का, एंड यहाँ पर वो उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लग जाता है, ये सोचते हुए कितना अच्छा लंच उसने मेरे लिए प्रिपेयर किया। दूसरा यहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उसे इस तरह मुस्कुराता देख डर जाते हैं कि आखिर ये पहली बार ज़िंदगी में मुस्कुरा रहा है, कहीं ये तूफान के आने की पहली शांति तो नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर चैन लिख देता है कि मैं अभी आ रहा हूँ घर पर लंच करने के लिए। एंड दूसरा यहाँ पर वह सभी एम्प्लॉयज़ से कह देता है कि आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे लिए बहुत डिलीशियस लंच प्रिपेयर किया है। यहाँ पर सभी के सभी एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं एंड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनके बॉस की शादी कब हो गई। एंड यहाँ पर उन्हें भी यही लग रहा होता है कि उनके बॉस को लड़के पसंद है, क्योंकि लाइफ में एक भी बार उनके आसपास कभी भी उन्होंने लड़की को आता जाता हुआ नहीं देखा है। असिस्टेंट यहाँ पर एज यूजुअल अपने बॉस की तारीफ करता है कि मेरे बॉस इतने अच्छे हैं और उनकी वाइफ भी कितनी अच्छी है, आप सभी लोगों को मैं वेडिंग का इनविटेशन ज़रूर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर अंकल और आंटी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जी की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स आए होते हैं। एंड यहाँ पर उनका बेटा एरिक उन गिफ्ट्स के साथ खेल रहा होता है। इतने में यहाँ पर सोनिया आ जाती है, जिसके ऊपर वो उस गन से पानी मारने लगता है। एंड यहाँ पर आंटी फर्स्ट टाइम अपने बेटे को शांत करवाती है। सुनियन भी यहाँ पर सोचने लग जाती है अपनी स्टेप मदर की इस एक्शन को देखकर कि ये औरत तो हमेशा मेरे अगेंस्ट रही है, यहाँ पर ये मेरा साइड क्यों ले रही है, लगता है सूरज आज कहीं और से ही उगा है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सुनियन को बैठने के लिए कहते हैं। सुनियन कहती कि नहीं, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मेरी मम्मा का जेड पेंडेंट वापस लेने के लिए आई हूँ। इतने में यहाँ पर आंटी उसका पानी का ग्लास देती है एंड कहती है कि यार इतनी घाई भी क्या है, तुम इस पानी को पियो, इसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट दे दूंगी। सूदन को यहाँ पर शक आने लगता है, वो कहती कि क्यों, अगर पानी नहीं पीऊंगी तो पेंडेंट दोगी नहीं क्या वापस। आंटी कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम थक कर आई रहोगी ना। सुनन यहाँ पर पानी पीने से इनकार कर देती है एंड बोलती है कि मुझे मेरा पेंडेंट वापस कर दीजिए। फिर बाद में यहाँ पर वो एरिक के हाथों में ढेर सारे पैसों का बंडल नोटिस करती है एंड कहती कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। एरिक कहते कि तुम कितनी इडियट हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मैरिज वाला गिफ्ट है। यहाँ पर वो सबसे पूछने लगती कि मैरिज गिफ्ट, आखिर ये किसका मैरिज गिफ्ट है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारी शादी जी के साथ में तय कर दी है। हालांकि वो थोड़ा सा तुमसे एज में बड़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, तुम दोनों अच्छे से एडजस्ट कर लोगे और परफेक्ट कपल्स बनोगे। यहाँ पर सुनन शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है एंड यहाँ पर उसके डैड घबरा जाते हैं एंड कहते हैं कि उसने हमें इतने सारे पैसे और गिफ्ट्स दिए, तुम चाहते हो कि तुम शादी कैंसिल कर दोगी। यहाँ पर सुनन चिल्लाने लगती है, कहती है कि आप पक्का मेरी ही डैड हो ना, यहाँ पर आप चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचने के लिए रेडी भी हो। और रही बात शादी की, तो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। बाद में यहाँ पर वो अपनी उस वेडिंग रिंग को बताती है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि कोई तुम फेक रिंग पहन कर आ जाओगी, वो भी इतनी बड़ी रियल डायमंड वाली, तो हमें लगेगा कि ये रियल है क्या, ये तो एक फेक है। यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं कि ठीक था जब तक तुम यहाँ पर हमसे बातें छुपाती थी, लेकिन लगता है कि अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। सुनन कहती कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है एंड मैं रजिस्ट्रेशन जाकर अपना सर्टिफिकेट भी बनवा कर आ चुकी हूँ। यहाँ पर उसके डैड सोचने पड़ जाते हैं कि देखो, सेकंड शादी करने के लिए तो वो राजी हो जाएगा,
आंटी भी यहाँ पर कहने लग रही है क्यों नहीं, ऐसी भी उसकी एक वाइफ ऑलरेडी है, तो अगर ये वहाँ पर चली जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा। आंटी यहाँ पर सोनियान से कहने लगती है कि देखो, अगर बात मानकर उसके साथ सिंपली शादी कर लोगी तो अच्छी भरी लाइफ जियोगी, लेकिन ज़बरदस्ती अगर करानी पड़ी तो तुम्हारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट भरी जाएगी। यहाँ पर सोनियान कहती कि ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे वाइन की बोतल को उठाकर छिपा रही होती है। यहाँ पर उसके डैड सोनियान से कहने लगते कि जाओ जाकर रेडी हो जाओ और अच्छे से रेडी होना, वो कुछ ही देर में यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। एंड यहाँ पर सोनियान हाँ बोलते ही अपने डैड के सर पर ही वो वाइन का बोतल फोड़ देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो फटाक से भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती कि इतनी टाइम में जी यहाँ पर अपने चेलों के साथ में आ जाता है, तो उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर आना ही पड़ता है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि क्या करे, इसमें मैनर्स तो है ही नहीं, लगता है तुमसे साथ शादी करने के बाद तुम इसे अच्छे से मैनर्स सिखा दोगे। यहाँ पर जी जो है उसके हाथों में एक रिंग को नोटिस करता है एंड कहता है कि तुम मुझे सेकेंड हैंड आइटम चिपका रहे हो। अंकल यहाँ पर कहने लगते कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बचपन से हमारे साथ रही है एंड मैं इसे जानता हूँ, इसका तो एक बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, तो इससे शादी की तो दूर की बात है। आंटी भी कहती कि हाँ, इतनी बड़ी डायमंड की रियल रिंग तुमने कहाँ कभी देखी होगी, ये तो फेक है, इससे किसी नॉर्मल स्टॉल से उठा ली होगी। इस वजह से यहाँ पर जी जो है उसे टच करना शुरू कर देता है, जहाँ पे सोनियन उसका हाथ अपने हाथ से हटा देती है। एंड जी को यहाँ पर उसका ये कैची बिहेवियर बड़ा पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि पहले मैं प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करूँगा। एंड आंटी भी यहाँ पर समझ रही होती है कि जी क्या कह रहा है। एंड एज अ स्टेप मदर ही सही एंड एज अ गर्ल ये आंटी बड़ा बुरा काम कर रही है। इतने में यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं तो सोनियन फटाक से चांद को टेक्स्ट कर देती है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग लेकर उसे रूम के अंदर जाने लगते हैं एंड यहाँ पर चांद को सोनियन का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो ड्राइवर को फटाक से सोनियन के घर जाने के लिए कहता है। जी जो है यहाँ पर सोनियन को एक ड्रिंक दे रहा था, ये कहते हुए कि ये ड्रिंक स्पेशल तुम्हारी मम्मा ने प्रिपेयर किया है, कहा कि अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर सोनियन उस ड्रिंक को पीने के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि उसमें ड्रग्स मिलाया होता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे वो ड्रिंक पिला देता है। इतनी देर में यहाँ पर चांद उस घर पर आ जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग घबराने लग जाते हैं। चांद यहाँ पर सोनियन के बारे में पूछता है तो आंटी उसे झूठ झूठ कह देती है कि वो तो यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर वो एक बार फिर से घर छोड़कर अपना सामान लेकर भाग चुकी है। यहाँ पर चांद कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो एरिक को पकड़ लेता है एंड उसे पकड़ने के बाद यहाँ पर वो धमकियाँ देने लगता है कि अभी भी तुम नहीं बताना चाहोगे कि वो कहाँ पर है। अंकल यहाँ पर सच्चाई बताने वाले थे, लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक देती है एंड कहती है तो यकीन नहीं होता तो जाकर उसका पीछा कर लो, तुम उसे ऐसे पकड़ तो पाओगे। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग जाने लगते हैं यहाँ पर उन्हें सोनियन की चीखने की आवाज़ आती है। फिर बाद में यहाँ पर फटाक से वो लोग उस कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं, जहाँ पर जी उन्हें उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है एंड सोनियन मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर उसे लात मार देती है। यहाँ पर जी उसे थप्पड़ मारने वाला ही था कि यहाँ पर चांद उसका हाथ पकड़ लेता है एंड सोनियन की आंखों पर पट्टी बांध देता है एंड यहाँ पर वो जी को बहुत मारता है। फिर अपने असिस्टेंट एंड गार्ड से कहता है कि इसे बीच के पास लेकर चले जाना एंड इसके उस दोनों हाथों को काट कर पानी में फेंक देना, ताकि इसे समझ आए कि मेरे वुमन को टच करने का अंजाम क्या होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोनियन की आंखों से पट्टी निकालता है, जहाँ पर सोनियन उसे हक करने लगती है एंड उससे एक और मदद मांगती है, जहाँ पर वो लोग सभी लोग लिविंग एरिया में होते हैं एंड सोनियन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर रही थी। यहाँ पर डैड का टाइम आता है साइन करने का, तो डॉक्यूमेंट्स पर लिखा होता है कि ब्रेक फैमिली रिलेशन, यानी कि सोनियन इस फैमिली के साथ रिलेशन ब्रेक कर रही है लीगली और वह उसकी बेटी नहीं कहलाएगी। यहाँ पर आंटी जो है वो कहने लगती है कि कंपेंसेशन तो देना ही पड़ेगा ना, एंड यहाँ पर वो पैसों का इशारा करती है क्योंकि हमने तुम्हें इतने सालों से पाला पोसा जो है। तो फिर यहाँ पर चांद कहने लगता है कि कंपेंसेशन ठीक है, एंड यहाँ पर वो एक नाइफ को उठा लेता है, बोलता है कि जितना अमाउंट बोलना है बोलो, उतने अमाउंट को लेकर मैं इस नाइफ के साथ में तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारे बेटे के चेहरे पर लिख दूंगा, फिर तो तुम कुछ हो जाओगे। यहाँ पर आंटी कहने लगती कि मैं तो मजाक कर रही थी एंड यहाँ पर अंकल डर के मारे फटाक से साइन कर देते। सोनियन कहते कि अब से हमारा रिलेशन कुछ नहीं है एंड यहाँ पर चांद उन सभी को वार्न करता है कि अब आपका ये फैमिली रिलेशन टूट चुका है, तो मैंने इस बार आपको छोड़ तो दिया है ऐसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो सोनियन को कुछ भी हुआ तो मैं बड़ा खतरनाक इंसान हूँ, आपको पता है कि मैं क्या कैपेबिलिटी रखता हूँ चीज़ें करने की। एंड सोनियन को यहाँ पर वह कहता है कि तुम अपना आखिरी बदला लेना नहीं चाहोगी। एंड सोनियन यहाँ पर चली जाती है एरिक के रूम में एंड यहाँ पर वो एरिक के टॉयज़ लेकर आती है एंड यहाँ पर एरिक बोलने लग जाता है कि तुम मेरे टॉयज़ के साथ क्या कर रही हो।
एंड यहाँ पर वो टॉयज को तोड़ फोड़ कर फेंकने लगती है। अभी आप सभी को लग रहा होगा कि एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अनमैनर्ड अनडिसिप्लिन यही बच्चा था जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को ट्रबल में देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तो जैसे को तैसा। फिर बाद में यहाँ पर छानो उन सभी पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इतने में अचानक से सून्यान को डिजीनेस फील होने लगता है एंड यहाँ पर वह समझ जाती है कि वो उस ड्रग्स का असर अब हो रहा है। तो फिर छानों से लेकर तुरंत निकल पड़ता है एंड यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो उनके बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि सून्यान अपने होश और आवाज़ में नहीं होती है, इसलिए फटाक से एंटीडोट ढूंढने के लिए बोलता है एंड बाद में वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। एंड यहाँ पर वो छान का कब से इंतजार कर रही थी। मिया यहाँ पर उस लड़की को देखकर बहुत शॉक हो जाती है, कहती है कि कौन लड़की है जिसे तुमने उठाया हुआ है। चान यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। मिया कहती है कि मेरे ग्रैंडपा का 70th बर्थडे है तो मैं तुम्हें बस इनविटेशन देने आई थी, लेकिन ये लड़की कौन है। चान कहता है कि इनविटेशन रखकर चली जाओ एंड यहाँ पर वो सून्यान को लेकर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर मिया बहुत जेलस फील करने लगती है एंड यहाँ पर जो स्टाफ्स होती है मिया को बताती है कि बॉस तो बस अपनी वाइफ को ऊपर लेकर जा रहे हैं, आप यहाँ पर इनविटेशन रखकर जा सकती हो। एंड यहाँ पर मिया ठान लेती है कि वो इन दोनों को दूर कर ही रहेगी। यहाँ पर डॉक्टर आते तो है लेकिन कहते हैं ये ड्रग्स का कोई एंटीडोट नहीं होता, अगर कोई एंटीडोट है तो वो है सेकेंड ह्यूमन फिजिकल रिलेशन जो कि आपके साथ हो सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर इस बार चान उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था एंड इतने में सून्यान यहाँ पर आ जाती है, जो शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ उसने बनाया है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वह नोटिस करती है कि उसका हाथ तो जल चुका है एंड यहाँ पर वो उसे अब से कुछ बनाने के लिए मना करती है। छान कहते कि ऐसा क्यों, तो वो उसे बताने लगती है क्योंकि अगर तुम मेरे लिए कुछ बनाओगे तो फिर तुम्हारे हाथ इसी तरीके से जल सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वापस से कोई चोट पहुँचे। एंड यहाँ पर छान को उसका ये बिहेवियर बड़ा प्रोटेक्टिव बिहेवियर लगता है। यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पर सून्यान चान से पूछने लगती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होंगी ना। एंड यहाँ पर चान तो पूरा शौक ही हो जाता है, कहता है कि टेंशन मत लो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। छान उसे पूछता है कि तुम मुझे चिल्लाओगी नहीं, लेकिन सून्यान कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी मदद करने के लिए वो सब किया एंड ऐसे भी हम हस्बैंड एंड वाइफ है। फिर यहाँ पर वो उसे रूम में लेकर जाती है और उसकी चोट पर दवा लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर चान उसे कहता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मामूली सी चोट है, मुझे पेन तक नहीं होता। यहाँ पर सून्यान उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। चान कहता है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन अगर हो गई तो तुम क्या करोगी, तुम क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी। सून्यान कहती है कि क्यों, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हुई है, तुम थोड़ी ना तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम मुझे खुद ब खुद यहाँ से भगा नहीं देते। छान कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ। सून्यान यहाँ पर छान से एक और फेवर मांगती है, कहती है कि मुझे मेरी मम्मा की डेड बॉडी को देखनी थी, लेकिन मेरे डैड ने कभी भी मुझे उनकी बॉडी को दिखाया ही नहीं, ये कहती हुए कि वो तो खराब हो चुकी है एंड उन्हें दफना दिया गया है, लेकिन मुझे अंदर से विश्वास है कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर छान को उसकी बातें समझ नहीं आती। सून्यान कहते कि हो सकता है तुम समझ रहे रहो कि मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अंदर से फील होता है कि मेरी मॉम अभी भी जिंदा है। छान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। सूनन कहती कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो चलेगा, मैं खुद ब खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूँगी, लेकिन छान यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करता है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कि सूनन की ड्रेस बताने लगती है जो कि छान ने ऑर्डर की थी एंड यहाँ पर सूनन उस ड्रेस को देखकर बड़ी इंप्रेस हो जाती है। छान कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें एक पार्टी में जानी है तो ये ड्रेस तुम पहन कर चलना। एंड यहाँ पर वो पार्टी वाला दिन आ ही जाता है एंड यहाँ पर ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि मिया के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है। मिया यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी जहाँ पर वो उन दोनों को आते हुए देखती है। उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर चान को किसी लड़की के साथ देखकर शॉक हो जाते हैं एंड मिया को वो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि ये लड़की इसके बाजू में इतना चिपक कर क्यों रह रही है, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। एंड यहाँ पर मिया बहाना बनाना शुरू कर देती है। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो फिर ग्रैंडपा यहाँ पर सून्यान से उसका इंट्रोडक्शन मानते हैं एंड यहाँ पर सून्यान को वो लकी बुलाने लगते हैं कि तुम चान के बाजू में हो, वरना चान आस पास किसी भी लड़की को रहने नहीं देता। इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि मिस्टर फू यहाँ पर आ रहे हैं एंड यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि मिस्टर फू और तो और चान जो है बहुत बड़े दुश्मन है। सुना है मैंने ये कि फू का जो पैर है वो किसी और ने नहीं बल्कि चान नहीं तोड़ा है। एंड यहाँ पर मियाँ भी सोच में पड़ जाती है कि फू को तो मैंने बुलाया नहीं तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड ग्रैंडपा ने भी यहाँ पर फू को इन्वाइट नहीं किया था, लेकिन फिर हम यहाँ पर फू को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर आता है
चान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अनइनवाइटेड किसी पार्टी में आना तो कोई तुमसे सीखे। तो फिर यहाँ पर वो कहता है अनइनवाइटेड, मेरे घर की पार्टी है और मैं यहाँ पर बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी जो है वो मन में चान को देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी कि इसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है और इसे तो देखो कितना कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी रहा है। चान यहाँ पर आंटी से देखता है एंड बोलता है कि आप मुझे लगता है कुछ कहना चाहती हो। आंटी यहाँ पर ताने मारने लगती कि नहीं तो मैं बस ये सोच रही थी कि तुम आते इतने स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट पर्सन हो, लेकिन क्या करे तुम्हारी मम्मा तो जिंदा नहीं है। तुम्हें ऐसा देखने के लिए बड़ा बुरा लगता है मुझे कभी कभी तुम्हारी मम्मा के लिए। यहाँ पर सभी लोग बाद में आपस में बात करने लग जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मा की एनिवर्सरी यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी बहुत जल्द ही आने वाली है। और तो यहाँ पर उसकी मम्मा की जो मौत हुई थी वो आग में जलकर ट्रेजेडी की वजह से हुई थी। और यहाँ पर चान को पसंद नहीं कि उसकी मम्मा के बारे में कोई बात निकाले। यहाँ पर सुनन भी सोचने लग जाती है कि मेरी मम्मा की डेथ भी कुछ ऐसी ही हुई थी। चान यहाँ पर उसे बोलने के लिए कुछ आगे बढ़ता तो है लेकिन सुनन यहाँ पर उसे रोक देती है। चान कहते कि हाँ मुझे भी मेरी मम्मा को लेकर थोड़ा बुरा फील होता है कि वो अपने प्राउड सन को नहीं देख पाए, वरना कई सारे सन होते हैं जो अपनी मम्मा को प्राउड फील भी नहीं करवा सकते। आन यहाँ पर वो बड़े मजे से इनडायरेक्टली फू को टारगेट कर देता है। फिर बाद में यहाँ से वो आंटी गुस्से में चली जाती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर चान को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर सुनन ड्रिंक करने से मना कर देती है एंड वो चान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं यहाँ पर कुछ समय अकेले ही बिता लूँगी। फिर यहाँ पर जैसी वो डेजर्ट काउंटर के यहाँ पर जाती है, मिया के जो फ्रेंड्स है वो सुनियन को लेकर पूरी पूरी पार्टी करने लग जाती है। जरूर इस लड़की ने ही मिस्टर चान को सेड्यूस किया होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग सुनियन को और मिया को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। सुनियन यहाँ पर इन्हें बिना कुछ जवाब दिए वॉशरूम की ओर चली जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो बाहर निकलती है वो सभी के सभी लोग उसका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। सुनियन उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन मिया यहाँ पर कहती है कि मेरा घर है, तुम जितना भी फुट स्टेप्स रखोगी तुम मेरे घर पर ही रख रही हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। सुनियन यहाँ पर उसे कहने लगती कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और यहाँ पर सभी लोग बाद में सुनियन को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम आखिर मिस्टर चान की काबिल ही नहीं हो, तुम्हें पता है कि चान और मिया कितने परफेक्ट कपल्स दिखते हैं। सुनन यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि आखिर ये लोग मिया और उसकी एंगेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, कहीं इन दोनों की एंगेजमेंट पहले से तो नहीं हो चुकी है। यहाँ पर मिया कहते कि एंगेजमेंट हुई नहीं है लेकिन होने ज़रूर वाली थी। तो फिर यहाँ पर सुनियन मिया से कह देती है, जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई ही नहीं थी तो फिर यहाँ पर तुम एक दूसरे को कपल से कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पर बाद में उसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि सुनियन तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, चान का स्टैंडर्ड और मिया का स्टैंडर्ड एकदम मैच होता है, आखिर तुम हो ही क्या। तो फिर यहाँ पर सुनन कहने लगती है कि अगर स्टैंडर्ड्स की बात होती है तो फिर बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि चान ऐसी किसी से शादी नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को अपनी रिंग बताने लगती है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो गुस्से में यहाँ पर सुनन को धक्का दे देती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। सुनन कहते हैं कि सोच समझ कर आगे बढ़ना, मैं चान की वाइफ हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो वो लड़की घबरा कर रुक जाती है। बाद में यहाँ पर मिया सुनियन से कहने लगती है, बेहतर होगा अगर चान को तुम छोड़कर चली जाओ तो, क्योंकि चान की लाइफ में तुम सिर्फ प्रॉब्लम ही ला सकती हो। सुनन कहती कि ऐसी बात है, प्रॉब्लम्स लाऊंगी, अच्छे प्रॉब्लम्स लाऊंगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे जैसे तकलीफ को तो नहीं आने दूंगी। इतना बोलकर यहाँ पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग मियाँ से कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसकी दूर की कजिन है, लेकिन यहाँ पर इसने तो अपनी वाइफ कहा, इसका मतलब है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। यहाँ पर मियाँ कह देती है कि जो कुछ भी हो जाए मैं इन्हें अलग तो कर ही रहूंगी। इसके बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर फू आ जाता है और उसकी मम्मा, एंड यहाँ पर वो लोग उसकी आइडेंटिटी को पूछने लगते हैं और उसका रिश्ता चान के साथ में क्या है ये भी, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है जो कि सुनन को आगे लेकर जाता है एंड यहाँ पर आंटी और फू को वार्निंग देने लगता है कि मेरी वाइफ के साथ मस्ती करने की या फिर कुछ करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर फू से कहने लगता है कि मस्ती, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ एक अच्छा सा गेम खेलना चाहता हूँ। चान यहाँ पर आगे बढ़ता है और उसके पैरों को देखकर ताने मारने लगता है, गेम खेलने के काबिल बन जाओ, उसके बाद हम अच्छी शुरुआत करेंगे। आंटी यहाँ पर चान पर चिल्लाने लग जाती है। चान भी यहाँ पर आंटी से कहने लगता है कि आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकती, शुरुआत तो आप ही ने की थी। और तो और इतने में यहाँ पर मिया और उसके सभी फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फू और उसकी मम्मा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर चान सुनियन से कह रहा होता है कि अगर अब इनसे जितनी दूरी बनाए रखे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सुनियन फिर बाद में यहाँ से चान को लेकर चली जाती है, जहाँ पर मिया की फ्रेंड्स जो है उसे चढ़ाने बढ़ाने लग जाती है कि हमें तो इसे सबक सिखाना ही होगा एंड तुम्हारे घर पर तो फूल भी है,
मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को स्विमिंग भी करना आता होगा। यहाँ पर फिर हमें ग्रैंडपा और चान के बीच की कॉन्वर्सेशन बताई जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा चान से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम मियाँ के साथ कब एंगेज होने वाले हो। चान यहाँ पर कह देता है कि मेरी वाइफ सुन्यान है, अगर आप चाहते नहीं हो कि आपकी मियाँ यहाँ पर मिस्ट्रेस बनकर रहे तो ये सारी बातें कहना। यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि वो तुम्हारी वाइफ है और ये सब क्यों और कैसे हुआ। चान यहाँ पर कहते हैं कि एक्सप्लेन करना मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता, मैं इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ है और वही सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ बनकर रह सकती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर चान और सुन्यान स्विमिंग पूल की ओर होते हैं। यहाँ पर चान सुन्यान से पूछा कि तुम्हें स्विमिंग आती है, लेकिन सुन्यान उसे मना कर देती है। चान कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। इतने में यहाँ पर मियाँ आती कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं, तो चान यहाँ से चला जाता है और सुन्यान को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। एंड चान के यहाँ से जाने के बाद मियाँ के सभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो सुन्यान के साथ में बात करने लग जाते हैं। सुन्यान को यहाँ से जाना था, लेकिन वो लोग उसे कहते कि इतनी घाई घाई में भाग खा रही हो, लगता है कि तुम हमसे डर गई हो। सुन्यान यहाँ पर मियाँ से साफ साफ कह देते कि देखो, अगर तुम्हें मेरे और चान के रिलेशन से कुछ प्रॉब्लम है या फिर तुमने या उसने तुम्हें कुछ प्रॉमिस किया होगा तो तुम दोनों आपस में बात कर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ भी यहाँ पर इसे सुनाना शुरू कर देती है, कहती है कि तुम लो क्लास इंसान मुझे ये सब बता रही हो, आखिर मैं तुम्हारी बात की हुई सुनूं। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी सुन्यान को ताने मारने लगते और तब यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड सुन्यान को पानी में गिरा भी देती है। यहाँ पर सभी लोग सुन्यान को डूबते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं, जो कि चान से पूछते कि आखिर सुन्यान में ऐसा क्या है जो कि तुम मेरी प्रेस्टीजियस ग्रैंड डॉटर को नेग्लेक्ट कर रहे हो और उसके साथ एंगेज होने के लिए डिनाई कर रहे हो। यहाँ पर बाद में चान को बचपन की याद आने लगती है, जहाँ पर हम छोटे से क्यूट से चान को देखते हैं, जो कि ट्रैश बिन में से खाना ढूंढ रहा होता है। एंड यहाँ पर कुछ लोग होते हैं उसके एज के, जो कि उसे बुली कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुन्यान आती है और उन्हें वहाँ से भगाती है। फिर यहाँ पर वो उसे खाने के लिए कुछ देने वाली थी। चान यहाँ पर कहते हैं कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी है, लेकिन मैं घूम चुका हूँ। फिर बाद में सुन्यान उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। चान यहाँ पर उसे कहता है लेकिन मैं तो बहुत डर्टी हूँ। सुन्यान उसे कहती है कि बॉडी डर्टी होने से कुछ नहीं होता, हम घर जाकर उसे क्लीन भी कर सकते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। एंड बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर चान ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि सुन्यान की पर्सनालिटी है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। इतने में स्टाफ यहाँ पर आकर सुन्यान के बारे में बताने लगती है, तो वो भाग कर चला जाता है सुन्यान को पानी से निकालने के लिए। यहाँ पर चान उसे बोलने लगता है कि आखिर इसे पानी में किसने गिरा है। तो यहाँ पर मियाँ की जो फ्रेंड्स है वो कहने लगती है कि वो खुद ब खुद गिर गई थी। वो बोलता है कि तुम लोग ने किसी ने इसकी मदद क्यों नहीं की। तो वो लोग कहते हैं कि हमें लग रहा था कि यहाँ पर पानी में मस्ती कर रही है, हमें नहीं पता था कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता। चान कहता है पानी में मस्ती, वो इस तरीके से। एंड यहाँ पर वो एक एक कर मियाँ के सभी फ्रेंड्स को धकेल देता है, कहता है अब जितनी मस्ती करनी है पूल में कर करो। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उस पर चिल्लाते हुए कहती कि वो मेरे गेस्ट है। तो फिर चान कहता है कि ठीक है, तुम भी अपनी गेस्ट के पास चली जाओ। एंड यहाँ तक कि वो मियाँ को भी पानी में धकेल देता है। दोस्तों यहाँ पर वो ये सब देख रहा होता है एंड कहने लग कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, इसके पास जो पावर्स है वो तो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। और उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी से देख कर आती हूँ। और यहाँ पर उसकी मॉम चुपके से चाकू निकाल देती है। दूसरा यहाँ पर होती है सुन्यान, जो बड़ी अच्छी इंसान होती है। एंड वो चान से कहते कि इन्हें पानी से निकाल दो, इन्हें अब समझ आ गया होगा। चान कहते कि नहीं, इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम है, इन्हें ऐसे ही मुझे समझाना होगा। इतने में यहाँ पर वो खड़ी होती है, तो वो नोटिस करती है कि आंटी जो है चान को चाकू मारने वाली थी। तो फिर यहाँ पर वो पलट जाती हैं, जहाँ पर वो चाकू सुन्यान को लगने वाली थी। लेकिन इसके पहले चान यहाँ पर आंटी का हाथ पकड़ लेता है एंड आंटी यहाँ पर अपना बैलेंस खो बैठती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ पर चान आंटी का सर पकड़कर पानी में डुबाने लगता है बड़े गुस्से में। एंड यहाँ पर उसका बेटा फू, जो चल नहीं पा रहा था, वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है एंड गिरा कर अपनी मम्मा को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर चान उसकी मम्मा को छोड़ता ही नहीं है, कहता है कि उस दिन मुझे तो तुम्हें जिंदा ही मार देना चाहिए था और तुम्हारी मम्मा को भी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जो डर जाते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सुन्यान घर पर होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आए थे। डॉक्टर यहाँ पर सुन्यान को आराम करने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से वो चले जाते हैं। चान यहाँ पर सुन्यान से माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड उसकी वजह से यहाँ पर सुन्यान को वो चाकू लग नहीं वाली थी। सुन्यान यहाँ पर उसे
कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो जो एक्शन मैंने किया था वो मैंने सोच समझ कर किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो चाकू तुम्हें लग जाए। चान को तब पता चलता है कि सूनन ने आंटी को वो चाकू के साथ में देख लिया था एंड यहाँ पर वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी एंड वो उसे आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। सूनन उसे कहने लगती है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, एक मेरी मॉमी थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही, मेरे डैड भी मेरे अपने नहीं है, मेरी लाइफ में अगर कोई अपना है तो वो तुम हो और मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। चान यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझे खोना नहीं चाहती उस तरीके से तो मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। यहाँ पर बाद में वो उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर सूनन अपने आप पे डाउट करती है कि वो अच्छी इंसान है भी या नहीं। चान कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सूनन जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसका जॉब एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि उसके डिज़ाइंस यानी कि कपड़ों के डिज़ाइंस बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं किया था उसकी मम्मा की डेथ की वजह से, क्योंकि उसे घर वालों ने उसे पढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर फाइनली उसे इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, जहाँ पर चान भी उसकी खुशी में शामिल हो जाता है। फिर यहाँ पर वो कंपनी में चली जाती है एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ की फ्रेंड ही होती है। एंड यहाँ पर सूनन ने उसे ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से उसने कहीं तो उसे देखा हुआ है। तो उससे यहाँ पर वो चान को टेक्स्ट किए जा रही थी, जहाँ पर चान से पूछा जा रहा था कि इंटरव्यू खत्म हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर जो जाई की असिस्टेंट होती है वो कहने लगती है कि इस लड़की का वर्क तो बहुत अच्छा है एंड जो वर्क एंड डिज़ाइन होते हैं वो सूनन के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जाई जो होती है वो कह देती है कि इसे हम हायर नहीं कर सकते, जाकर कह दो कि इसका एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना अच्छा नहीं है एंड ऐसे भी इसने अपनी पढ़ाई कहाँ पर कंप्लीट की है। यहाँ पर उसके असिस्टेंट के जाने के बाद यहाँ पर वो सीधा कॉल लगा लेती है मिया को एंड यहाँ पर वो सूनन के बारे में से सब कुछ बताने लगती है। मिया भी कहती है कि कुछ ही देर में मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी। असिस्टेंट बाहर आकर सभी को एक्सेप्ट कर लेती है सिवाय सूनन के एंड वो उसे रीज़न भी दे देती है। सूनन भी यहाँ पर नाराज़ हो जाती है, पता नहीं क्यों उसे ये चीज़ बड़ी अनफेयर लगती है। दोस्तों यहाँ पर चान होता है जो कि नर्वस था अपनी वाइफ के इंटरव्यू को लेकर। असिस्टेंट कहता है कि आप चाहो तो मैं कुछ सेटिंग लगवा सकता हूँ, लेकिन चान कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी वाइफ के वर्क पर पूरा भरोसा है, तुम जाकर रेस्टोरेंट बुक करो क्योंकि मुझे उसके साथ ये चीज़ सेलिब्रेट करनी है। एंड यहाँ पर वो रेस्टोरेंट बुक करने के लिए चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सूनन उस रूम के अंदर जाती है वहाँ पर वो जाई को देखती है एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिर उसे रिजेक्शन क्यों मिला है। फिर यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगती है, तो फिर यहाँ पर जाई उसे रोकती है एंड कहते तुम पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये मेरी डैड की कंपनी है एंड ऑब्वियस रीज़न है कि यहाँ पर वही काम करेगा जिसे मैं पसंद करती हूँ। सूनन कहती कि देखो मुझे पता है कि मेरा काम कितना अच्छा है एंड मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डिबेट नहीं करनी। इतना बोलकर वो अपना काम वापस मांगने लगती है, यानी कि उसकी ड्राइंग्स और शीट्स। लेकिन यहाँ पर जाई वो देने से मना कर देती है। सूनन यहाँ पर उसे वार्न करती है कि वो मेरा काम है एंड तुम उसे नहीं यूज़ कर सकती एंड अगर तुम उसे यूज़ भी कर रही हो तो फिर तुम मुझे प्रॉफिट मार्जिन देना पड़ेगा। जाई कहती कि तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा काम मेरी कंपनी से बड़ा होगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। सूनन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में मिया एंड सभी के सभी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं एंड सूनन एक बार फिर से मुसीबत में पड़ जाती है। यहाँ पर मिया जो है उसे वार्निंग देने लगती है कि ये जॉब मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम यहाँ पर चांद को छोड़कर चली जाओगी। लेकिन सूनन यहाँ पर चांद को छोड़ने से साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर मिया उसे थप्पड़ मार देती है। सूनन भी कुछ कम नहीं, यहाँ पर वो मिया को जो है डबल थप्पड़ मारती है। फिर बाद में जाई को भी गुस्सा आता है, तो जाई भी यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन सूनन उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है। यहाँ पर मिया सभी लोगों को कहती है कि अभी के अभी इसे मारो, लेकिन जाई और मिया के अलावा किसी में हिम्मत होती ही नहीं है कि वो सूनन को टच कर सके, क्योंकि वो मिस्टर चान की वाइफ जो होती है। इसके बाद में यहाँ पर सूनन अपना दिमाग इस्तेमाल करती है एंड एक एक चीज़ को लेकर फोड़ना शुरू कर देती है एंड ये सारी की सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। दूसरा यहाँ पर सभी लोग उससे तंग आ जाते हैं एंड यहाँ पर चान जो है वो सोच रहा होता है कि आखिर सूनन ने अभी तक उसे कॉल क्यों नहीं किया और कोई मैसेज क्यों नहीं किया। फिर यहाँ पर वो कंपनी से निकल पड़ता है और उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वजह से वो मुझे मैसेज नहीं कर रही और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। दूसरा यहाँ पर सूनन के लिए ये लोग गार्ड्स को बुला देते हैं एंड गार्ड्स यहाँ पर सूनन को पकड़कर बांध कर रख देते हैं, जहाँ पर जाई जो है चाकू लाती है एंड अपने एक फ्रेंड को उसकी शक्ल बिगाड़ने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है ऐसा करते हुए डर जाती है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। मियाँ भी यहाँ पर सूनन को वार्निंग देती कि उसे छोड़ दो, लेकिन सूनन उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं थी।
बाद में जाय बोलते कि रुको, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। एंड यहाँ पर वो चाकू से उसके फेस पर कुछ मार्क करने ही वाली थी कि इतनी देर में गार्ड आ जाता है, जो कि आने लगता है कि मिस्टर चान यहाँ पर है। एंड सभी के सभी लोग डर जाते हैं। चान यहाँ पर ऊपर आता है एंड वो सभी को देखता है। मिया ऐसा नाटक करती है कि जैसे कि चान उससे मिलने के लिए आया हो, लेकिन चान आते ही यहाँ पर सुनन के बारे में पूछने लगता है। एंड यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि सोनियन हमें तो पता नहीं वो कहाँ पर है। यहाँ पर जाय बोलते कि उसने इंटरव्यू तो दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद तो वापस चली गई। एंड यहाँ पर चान को कुछ तो ऑफ लग रहा था। फिर जैसे वो जाने लगता है, असिस्टेंट यहाँ पर सोनियन को फोन नोटिस करता है। एंड यहाँ पर जाय जो है वो तो मिया की ओर इशारा करने लगती है। मिया यहाँ पर कुछ कहती नहीं। फिर चान को यहाँ पर समझ आ जाता है कि शायद से वो टेबल के नीचे हो सकती है। एंड जैसे यहाँ पर वो टेबल के नीचे देखता है, सोनन के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर पट्टी भी थी। एंड यहाँ पर वो उसे देखकर ऐसे बहुत इमोशनल हो जाता है। सोनन कहता है कि मुझे घर जाना है। एंड चान यहाँ पर उसे लेकर जाने लगता है। साथ साथ वो असिस्टेंट से कहता है कि ये कंपनी को बैंक करप्ट जाने दो। यहाँ पर गिड़गिड़ा कर जाय माफ़ी मांगती है, लेकिन वो चला जाता है। एंड यहाँ पर बाद में जाय जो है मिया से कहती है कि प्लीज़ वो तुम्हारा करीबी इंसान है, उससे बात कर दिखो। लेकिन मिया जो है यहाँ पर जाय का ऑफर ठुकरा देती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च हो जाते हैं, जहाँ पर उन प्रोडक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस गैप था। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सोनन का प्रोडक्ट 100 पे था तो फिर यहाँ पर मिया का प्रोडक्ट 0 पे था। यहाँ पर सभी लोग इस डिफरेंस को देखकर शॉक हो गए थे कि सोनियन का तो बड़ी तेज़ी से बिक रहा है और ये जो मिया है उसका बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर बाद में यहाँ पर सोनियन बॉडी खुश होती है, लेकिन यहाँ पर मिया कहने लगती है कि ज़रूर सिस्टम के साथ ही कुछ तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर वो सिस्टम वाले को चेक करने के लिए बुलाती है। सिस्टम वाला साफ साफ कह देता कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में यहाँ पर मिया तो अपने फ़ोन में भी देखती है एंड सभी लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में देखते हैं, जहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा था कि सोनियन जीती जा रही है। मिया कहती कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 1 घंटे है, लेकिन इन 1 घंटे में क्या ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ऑनलाइन कमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इमेच्योर है एंड डिज़ाइन भी ख़राब है, लेकिन जो सोनन के प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक और स्टाइलिश और रस्टिक है। यहाँ पर 1 घंटे बचे हुए होते लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। फिर भी यहाँ पर जो मिया है वो हार जाती है एंड यहाँ पर उसकी कंपनी जो है वो बिक जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग जो सोनियन का मजाक उड़ा रहे थे उसकी एजुकेशन को लेके, उसके डिज़ाइन को लेके, वो सभी यहाँ पर आज सोनियन को ऑफर करने लगते उसकी कंपनी में जॉब करने के लिए और वो लोग उससे डबल सैलरी भी देते। यहाँ पर चान जो है जेलस फील करने लगता है एंड सोनन यहाँ पर बड़ी पोलाइटली सभी का ऑफर को ठुकरा देती है। यहाँ पर बाद में चान उठा लेता है उस एग्रीमेंट को, जहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगती है और यहाँ पर उससे माफ़ी मांगती है। चान कहते कि क्यों, तुम्ही ने तो हम सबको यहाँ पर आने का इनविटेशन दिया था, मैंने तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तुम ही थी जो इस इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्यों अब तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, लेकिन चान यहाँ पर सुनने के लिए रेडी नहीं होता। यहाँ पर सोनियन भी मिया को सुना देती है। चान कहता है जाने भी तो, ऐसे डिबेट करके मतलब नहीं है, बैट के अकॉर्डिंग तुम जीत चुकी हो और अभी कंपनी तुम्हारी होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर बेचारी जो मिया होती है उसे तो चक्कर ही आने लगता है और यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे पकड़ कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे उसका पूरा का पूरा गुस्सा सोनियन पर निकलने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर सोनियन जो है वो चान को बहुत बड़ा थैंक यू बोलती है। चान कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, तुम्हारी डिज़ाइन काम कर गई। सोनियन कहते हैं कि इसलिए काम कर गई क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा था और कॉन्फिडेंट था कि मेरे डिज़ाइन अच्छे हैं एंड तुमने मेरे अंदर के डिज़ाइन को परख लिया। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें उनके मम्मा के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग काम में होते हैं, जहाँ पर सोनन अपनी मम्मा से मिलने के लिए बहुत नर्वस थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर चान की मम्मा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो हम यहाँ पर देखते कि वो दोनों की दोनों आंटियाँ एक साथ में जो है उस जगह को एक्सकेप करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उन्हें मारने भी लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर सोनन और चान आ जाते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद में सोनन यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर चान भी अपनी मॉम को देख लेता है एंड नील डाउन कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है एंड फाइनली उसने अपनी मम्मा को भी ढूंढ लिया था एंड वो प्रॉमिस करता है कि वो उनसे बदला लेकर रहेगा जिन्होंने आपकी ऐसी हालत की है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि उसके बेटे ने और उसके
उनके बेटे ने एक दूसरे के साथ में शादी की है, जिसे सुनकर वो लोग बड़े खुश होते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह घर पे बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर सुनन की मम्मा से बताने लगती है कि उसके डैड ने आखिर उसके साथ क्या क्या किया था। एंड सुनन की मम को पता होता है कि उसके डैड को उस कर्म का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं उसके डैड को, जो कि एरिक के साथ खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, साथ साथ सुनन की मॉम भी। एंड यहाँ पर उसके डैड उसकी मॉम को देखकर बड़े शॉक हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम यहाँ पर उन सभी को बड़े अच्छे से सुनाती है एंड बोलते कि टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे किए का सजा तो ऐसे ही मिल जाएगा, मुझे पुलिस को बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर सुनन रिवील करती है कि ये जो एरिक है वो तुम्हारा बायोलॉजिकल सन नहीं है। यहाँ पर वो जो उसकी स्टेप मदर होती है उस पर चिल्लाने लग जाती है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए। सुनन कहती है कि मैं आपको रिपोर्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन रिपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा प्रूफ मेरे पास एक इंसान है। एंड यहाँ पर वो वैंग को बुला देती है, जो कि उसका पहला पति होता है। एंड उन दोनों का अभी तक डिवोर्स हुआ ही नहीं था। वैंग यहाँ पर आते ही उसे थप्पड़ मारने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो उसके रियल डैड होते हैं उसके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है कि इस औरत ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया हो। फिर बाद में यहाँ पर ये जो घर है वो सुनन की मम्मा का था और वो उन्हीं का हो जाता है। सुनन की मम्मा यहाँ पर सुनन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तो जो सहा वो सहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुमने स्ट्रगल किया होगा। मैं जब नहीं थी तो तुमने न जाने क्या कुछ नहीं सहा होगा। लेकिन सुनन कहती है अब जब आप वापस आ गई हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में हम यहाँ पर हमारे ड्रामे का फेवरेट सीन देखते हैं, जो कि होता है वेडिंग सीन। एंड यहाँ पर ये शादी होती है सुनन और छान की। फिर बाद में यहाँ पर जो होस्ट है उन दोनों को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों अपनी कस्में खाने लगते एंड एक दूसरे को वेडिंग रिंग भी पहनाते। एंड फाइनली किसिंग सीन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।